द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उपेंद्रनाथ अश्क की लिखी कहानी अंजू दीदी, जिसके पात्र इस प्रकार हैं। अंजलि यानी अंजू दीदी, अनीमा, मुन्नी, नीरज, वकील साहब, श्रीपत, रघु। पर्दा वकील साहब के खाने के कमरे में उठता है। कमरा सीधा साधा पर अत्यंत स्वच्छ है। सजावट का सामान कुछ अधिक नहीं, पर जो है निष्कलंक तौर पर साफ और उज्जवल है। मध्य एक खाने की मेज है। इसके इर्द गिर्द कुर्सियां लगी हैं। बाईं ओर कोने में एक स्टैंड पर हाथ मुंह धोने के लिए चिलमची टिकी है। निकट ही तिपाई पर पानी का लोटा रखा हुआ है। दीवार पर खूंटी के साथ तौलिया लटक रहा है। छत पर बिजली का बड़ा पंखा मंद गति से घूम रहा है और सामने दीवार में टंगा हुआ एक क्लॉक अनवरत टिक टिक कर रहा है। दाईं और बाईं दीवारों में इधर को एक दरवाजा है। ये दोनों दरवाजे कम से कम आंगन और ड्राइंग रूम को जाते हैं। दाईं दीवार के कोने में भी एक दरवाजा है जो नन्हे नीरज के छोटे से सोने के कमरे में खुलता है। पहली दृष्टि में जो बात मन को अनायास प्रभावित करती है वह कमरे की स्वच्छता और सफाई है। फर्श साफ, दीवारें साफ, अलमारियां और दरवाजे के तख्ते और शीशे साफ, चिलमची का स्टैंड, तिपाई, लोटा, मेज, कुर्सियां, क्लॉक और पंखा, प्रत्येक वस्तु स्वच्छ और साफ है। कहीं कोई धब्बा, जाला या धूल नहीं। लगता है जैसे किसी गृहस्थ का नहीं, किसी अस्पताल का डाइनिंग रूम है। पर्दा उठते समय 5 कुर्सियां मेज के नीचे पड़ी हैं। केवल उनका पृष्ठभाग दिखाई देता है। छठी पर अनीमा। छठी कुर्सी पर अनीमा 25 वर्ष की, मझले कद और गदराए शरीर की, बैठी संभवतः दूसरों के आने की प्रतीक्षा में साड़ी के लिए लेस बुन रही है। प्रभात की वेला है। क्लॉक में 8 बजने को हैं। क्षण भर को मात्र घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। फिर पृष्ठभूमि से अंजलि का स्वर आता है तो इसी के साथ नाटक शुरू होता है। अंजलि: नीरज बेटा, कपड़े नहीं बदले तुमने? नीरज: बस हो गया तैयार मम्मी। अंजलि: मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। मुन्नी: बस लिए जा रही हूं मेम साहब। अंजलि: और वकील साहब से कहो नहाकर सीधे इधर आए, नाश्ता कर लें, फिर चाहे जो करते रहें। कपड़े उनके आंगन में पलंग पर रखे हैं और कंघी शीशा मेज पर। बोलते बोलते प्रवेश करती है। अंजलि यद्यपि अनामिका की समवयस्क है, किंतु उससे 5-1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरहरे शरीर की, दुर्बल नसों वाली युवती जो न केवल विवाह की चक्की में जुटी हुई है वरन पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर मुख पर अभी से हल्की सी लकीरें बन गई हैं और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खेलने लगी है उसका मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देता है। परंतु इस सूक्ष्म मलिनता के अतिरिक्त क्या पहरावे की सुरुचि, स्वच्छता और निर्दोषता, क्या व्यक्तित्व की स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता, हर बात में वह अनीमा को मात देती है। अनीमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनमिश है। वह भी यद्यपि नहा धोकर बैठी है, पर उसके बनाव, श्रृंगार और पहरावे से पूरी बेपरवाही टपकती है और अंजलि लगता है जैसे कोई देवी किसी आंतरिक विचार के कारण जिसके माथे पर तेवर पड़ गए हैं अभी अभी सांचे में ढल कर आई है। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए खिजलाई से स्वर में, ओहो, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं।
वकील साहब स्नान गृह से। अरे भाई आया आया आया। अंजलि अनीमा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर, इनका स्वभाव भी। अरे तुम बैठे बैठे ऊब तो नहीं उठी अंजो? मैंने कहा नाश्ते का समय हुआ जा रहा है, इन सबको तैयार कर दूं। हंसती है, मैं शोर ना मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाएं। अनीमा निरंतर लेस बुनते हुए, मैं तो चकित रह गई अंजो दीदी, तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था और समय निष्ठा देखकर। अंजलि प्रशंसा से फूलकर, इस घर के कण कण को मैंने व्यवस्था, समय निष्ठा और सभ्य लोगों के आचार व्यवहार सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। अरे इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता न चलता कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह बर्तन और चारपाइयाँ पड़ी रहती थी। परंतु नौकर तो। अंजलि, हाँ थे, पर ना उन्हें बात करने का सलीका था, न काम की तमीज। गंदे, गवार, चोर और बदतमीज। अनीमा, मैं तो चकित रह गई मुन्नी को देखकर, नौकरानी लगती ही नहीं। मैं तो समझी जीजा जी की बहन। अंजलि सहसा मुड़कर, ए। अनीमा, अरे नहीं, वो इतनी साफ सुथरी, इतनी सुघड़, इतनी सभ्य। अंजलि प्रसन्न होकर, कितनी जान खपाई है उसके साथ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और राधु? अनीमा, वे आया तो मैं समझी तुम्हारे ससुर। घबराकर, अरे कि जीजा जी के तुम्हारे कोई बुजुर्ग हैं। मैं उसके लिए आदर से कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। अंजलि, बुजुर्ग? अनीमा अपनी बात जारी रखते हुए, वह चौंका, परंतु जब तक वह कुर्सियां मेज झाड़ता रहा मुझे बैठने का साहस नहीं हुआ। अब भी, यद्यपि मैं भली भांति जान गई हूं कि वे नौकर है, जैसे विश्वास ही नहीं होता। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, नौकरों को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के भाग्य का पता जैसे दहली से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का भान नौकरों की सभ्यता से होता है। गंदे नौकरों से नाना जी को अतीव घृणा थी। उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूं कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और सुसंस्कृत बने। अनीमा, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज, इधर से गुजरा तो मुझे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अंजलि फूलकर, सभ्यता और शिष्टाचार का तनिक भी अभाव तुम उसमें ना पाओगी। आवाज देती है, हो गया तैयार नीरू बेटे? नीरज, जी मम्मी। अंजलि, मुन्नी नीरू बेटे को नाश्ता दे दो। मुन्नी, दे रही हूँ मेम साहब। अंजलि, ये सदैव प्रातः यथा समय उठता है, अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है। और नीरू काम, आराम और खेल की वेला को भांति भांति जानता है। समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने की वेला खेलते या पढ़ते अथवा पढ़ने की वेला खेलते या सोते तुम उसे कभी ना पाओगी। अनीमा, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, कान पकड़ पकड़ कर जगाना पड़ता है। महीनों स्नान नहीं करते और असभ्य इतने हैं कि दूसरों का तो क्या, माता पिता तक का आदर नहीं करते। अंजलि, अरे स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को आरंभ से ही अच्छा स्वभाव डालना चाहिए। इतना बड़ा हो गया नीरज, कभी कान उमेटने या डांटने की नौबत नहीं आई। अनीमा, मैंने पूछा,
नीरज बेटा, नाश्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे ना? कहने लगा, मैं अपनी ही मेज पर नाश्ता करता हूँ मौसी जी। अंजलि, उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा, सब कुछ अलग है। वे सदैव अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है, अपनी कंघी से बाल बनाता है, अपने सब काम आप करता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को अपनी सहायता आप करने का स्वभाव डालना चाहिए। अनीमा, मैं तो भाई मान गई तुम्हें। मैं स्वयं सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदतें सुधारूं। समय पर उठूं, समय पर खाऊं, समय पर सोऊं। कहीं मुझे भी तुम्हारे जैसे सलीके और सुगड़ापा आ जाए तो। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, सुगड़ापा नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का। और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, शिष्ट और सभ्यनिष्ठ बने। अनीमा, और मैं कहती हूँ अंजो, तुम अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है। सच मानो उसके पुर्जे हैं ये सब। अंजलि, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है अंजलि। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही भांति चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अनीमा, पर जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा यूं बंधना। अंजलि, बुरा? कुर्सी पर बैठते हुए हंसती है। बड़े सिट पिटाए थे पहले पहल, पर मैं ले ही आई अपने ढप पर। सच कहती हूँ अंजलि, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजा जी पर। कोई भी तो कल ना थी सीधी, न सफाई का ध्यान न समय का। मुझे चीज़ों को अपनी जगह रखते देर लगती, इन्हें बखेरते देर न लगती। नहाकर बाल बनाते तो कंघी कहीं रख देते, शीशा कहीं और तौलिया कहीं। कचहरी से आकर कपड़े बदलते तो कोट कहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ, कई हेड टूट गए। आते ही कुर्सी पर पटक देते और फिर जब बेपरवाही में उठने लगते तो ठस। अनीमा, परंतु जीजा जी तो। अंजलि मुंह बनाकर, बड़े सुसंस्कृत दिखाई देते हैं ना, कभी इधर की वस्तु उधर नहीं रखते। जी हाँ, जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इनके साथ। कितनी भूख हड़तालें की हैं मैंने, कितनी बार रूठ कर पीहर जा जाकर बैठी हूँ। मैं जब आई तो इनके लिहाफ पर गिलाफ तक ना था। मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी, परंतु जब भी लिहाफ ओढ़ते तो चादर एक ओर होती और लिहाफ दूसरी ओर। हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही सी दिया। दूसरे दिन क्या देखती हूँ, चादर लिहाफ के ऊपर तैर रही है। लिहाफ ही श्रीमान ने उल्टा ओढ़ रखा था। क्या कहूँ, पलंग पोस्ट समेत बिस्तर में घुस जाया करते थे। वकील साहब हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि से केवल 7-10 वर्ष बड़े हैं, किंतु शरीर अभी से छोड़ दिया है। यूं अप टू डेट सूट में आवृत हैं। पतलून की क्रीज और कोट के कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। अंजलि के साथ बैठे तो बेमेल नहीं लगते। उनकी बेपरवाही को सूट पूरे तौर पर छिपाए हुए है, किंतु जब भी हंसते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में सूट ने उन्हें कैसे जकड़ रखा है। बात करते हैं तो प्राय कंधे मटकाते हैं। पहले कदाचित विवशता के समय ऐसा करते होंगे, पर अब तो ये उनका स्वभाव बन गया है। वकील साहब, अरे भाई, संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की भांति। अंजो उनमें से है। दूसरे वे जो आप नहीं चल पाते, पर दूसरा कोई चलाए तो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बों की भांति। तो भाई हम तो इस दूसरी श्रेणी के लोगों में से हैं। अनीमा, गाड़ी के डिब्बे? जीजा जी भी ना। वकील साहब,
और अंजो जैसे चलाती है चले जाते हैं। क्यों अंजो, दिया कभी शिकायत का अवसर हमने तुम्हें? दिन में 3-3 बार नहाते हैं, 4-4 बार हाथ पांव धोते हैं भाई, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार। अंजलि, इस नाश्ते को आप। वकील, भाई तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे। और 5 बार कपड़े बदलते हैं। समय, निष्ठा, स्वच्छता, नीति रीति, सभ्य समाज के आचार व्यवहार, प्रत्येक बात का ध्यान रखते हैं। अंजो के साथ विवाह करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूते थे, अंजो ने आकर हमारा उद्धार कर दिया। अंजलि लज्जा के स्वर को तीव्रता में छिपाकर, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। हाँ ये लाई मीम साहब। वकील साहब, और सच कहते हैं भाई, हमने अपने आप को 16 आने अंजो के अनुरूप बना लिया है। उपेक्षा में मुंह बनाकर, हमें स्वयं गंदे लोगों से अत्यंत घृणा होती है। ये फौजदारी के वकील 8 याम अभियुक्तों के साथ रहने के कारण स्वयं भी उन्हीं जैसे लगते हैं। वही स्वभाव, वही आचार व्यवहार। और भाई हम सच कहते हैं, कुछ की तो आकृति भी अभियुक्तों। अनिमा हंसकर, जीजा जी आपकी आकृति तो अभी भगवान की कृपा से। मुझे अंजो ने बचा लिया भाई, नहीं उनके साथ रहकर तो मेरी आकृति भी। सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छू भी नहीं गए। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, सदाचार पुरुष का भूषण है। वकील साहब, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज समझकर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदैव अश्लील बातें करने में उन्हें रस मिलता है और गंदे इतने होते हैं कि निकट बैठना कठिन हो जाता है। भाई जूतों समेत मेज पर पांव रखे बैठे डकराते रहते हैं, अशिष्ट कहीं के। और पानी के बताशे, दही बड़े और चाट खाकर छी छी छी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, दही बड़े और चाट। वकील साहब, मैं तो निरंतर नाना जी को धन्यवाद दिया करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चटोरेपन से बचा लिया। सौगंध ले लो, जो पिछले 6 वर्ष में चाट को मुंह भी लगाया हो। और तो और कभी नीरज। अंजलि, मैं मुंह नहीं लगाने देती नीरज को ऐसी गंदी चीजें। जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े वकील, एडवोकेट दही बड़े और पानी के बताशे जैसी निकम्मी चीजें खा खाकर दोने वहीं फर्श पर फेंक देते हैं, तो मैं स्वर्गीय नाना जी को दुआ देता हूँ, जिनकी शिक्षा अंजो के द्वारा मुझे इस अशिष्टता से बचाए हुए है। भाई भगवान साक्षी है, जो मैंने पिछले 6 वर्ष से चाट को एक बार भी मुंह लगाया हो। अनीमा, हाँ, केवल 2 ने देखे हैं। वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते हैं। अंजलि, अच्छा फिर हंसिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। वकील साहब, भाई मैं कहता था कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते। वह श्रीपत का पत्र आया था कि आज प्रातः की गाड़ी से वे आ रहा है। अंजलि, आ रहा है? इन 6 वर्षों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, कभी आया भी? आप भी बस। हाँ आरंभ कीजिए बस, आ चुका श्रीपत। नृपति भाई का पत्र आता तो मैं दृष्टि दरवाजे से लगाए बैठी रहती, पर श्रीपत, क्या विश्वास उसका। भाई वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरों पर रहा है। अंजलि, जी दौरों पर रहा है, जब भी इधर से गुजरा बड़े तमतराक से लिख दिया, श्रीमान राय श्रीपत राय इस बार अवश्य अंजो दीदी के गरीब खाने पर पधारेंगे। लेकिन सदा गुजर गए और पता भी न दिया किस गाड़ी से गुजरे। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत ड्राइंग रूम की चौखट से श्रीमान राय श्रीपत राय पधारते हैं। सब चौंकते हैं। श्रीपत ड्राइंग रूम की चौखट में खड़ा है,
कीमती सिल्क का कुर्ता और लट्ठे का पजामा पहने हुए, लेकिन कुर्ते के 2 बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। आयु में अंजू से 2-2.5 वर्ष कम है, परंतु अंजू की भांति पतला दुबला और दुर्बल नसों का व्यक्ति नहीं। खाने पीने और मौज करने वाला आदमी है। लंबा तगड़ा और कद काठी का मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट। वकील साहब उल्लास से, अरे भाई श्रीपत। श्रीपत वहीं सिगरेट फेंक और बढ़कर वकील साहब को आलिंगन में लेते हुए, जीजा जी। वकील साहब उसे अपने आलिंगन में भींचकर, भाई बड़ी आयु है तुम्हारी, अभी अंजू कह रही थी कि श्रीपत। अंजलि, श्रीपत श्रीपत क्या कर रहे हो? धूल और पसीने से तुम्हारे कपड़े गच हो रहे हैं और तुम लिपटे जा रहे हो इनके साथ। चलो स्नान करो, कपड़े बदलो, सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, अरे दीदी, इतने वर्षों बाद मिले हैं जीजा जी से, तो क्या अच्छी तरह मिले भी नहीं? कहिए जीजा जी, कैसे मिजाज हैं हुजूर के? कसम से युग बीत गए आपसे मिले। कहिए वकालत का क्या हाल है? शक्ल से तो कसम आपकी, आप जज दिखाई देते हैं। फौजदारी के वकील नहीं, रत्ती भर नहीं। अंजू दीदी ने शायद। अंजलि, चाय ठंडी हुई जा रही है, चलो नहा लो, फिर बातें करना। अरे सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, सामान ही कौन सा है, बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में। सामान नहीं, परंतु। अरे आजकल सामान साथ लेकर चलने के दिन है क्या? पर कपड़े? एक अचकन कुर्ता और पायजामा होगा, सो बिस्तर में बंद है। अंजलि, राघु राघु। रघु, जी मेम साहब जी। अंजलि, बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है, उठा लाओ। बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो। अलमारी से साबुन की नई टिकिया ले लो, ये स्नान करेंगे। तुम भी बस दीदी, अभी चला आ रहा हूँ, पसीना तक सूखा नहीं और तुमने स्नान करने का नादिरशाही हुक्म जारी कर दिया। जरा पंखा तेज कर दो दीदी, इंजन के धुएं ने गर्द और गर्मी से मिलकर। अंजलि, अरे 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 क्या कर रहे हो श्रीपत? तुम्हें 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 शर्म नहीं आती? देखो यहाँ अन्नो बैठी है और तुमने कुर्ता उतार फेंक दिया। नंगे शरीर तुम्हें यहाँ बैठे। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ में गृहस्थी की चक्की में अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें किसी सैनिक कोर में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए था। अंजलि, शिष्टता तो तुम्हें छू भी नहीं गई। अन्नो बैठी है और तुम। श्रीपत कुर्सी घसीटते हुए, भाई इस समय तो मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, तुम पंखा तनिक तेज कर दो दीदी, ये पसीना ना सूखेगा तो मैं स्नान ना कर सकूँगा। कहो अन्नो, तुम्हें तो जैसे युगों के बाद देखा है, मैं तो कसम तुम्हारी पहचान भी ना सका तुम्हें। सच कहना, क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है? अरे दीदी, आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं मानो मैं कोई भारी पाप कर रहा हूँ। अभी कहेंगी, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे। तुम्हें अपने स्वर्गीय नाना जी की कसम दीदी, क्षण भर को बिल्कुल उनका ध्यान छोड़ दो और पंखे की हवा तेज कर दो प्लीज। अंजलि, मैं कहती हूँ तुम कितने गंवार हो। ये खाने की मेज है और तुम यहाँ कपड़े उतार पसीना सुखाने बैठ गए हो। कोई हद भी है तुम्हारी अशिष्टता की। स्वर्गीय नाना जी। हाँ भाई, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने का अरमान दिल में लिए वर्षों से इस महान भारत के तूल अर्ज में भटक रहा, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना सह नहीं। तुम्हारी कसम,
मैं जितनी देर यहाँ रहूंगा एक पल के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दूंगा। अंजलि, अरे यही तो मैं कहती हूँ, तुम उठो, स्नान करो, फिर बैठकर। श्रीपत, मैं कहता हूँ ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा ना कि एक पल के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दूंगा। स्नानागार में जाने की तो बात ही दूर है। अंजलि हताश भाव से, लो ठंडी हो गई चाय तुम्हारी बातों में। श्रीपत, फिर गर्म हो जाएगी। रघु, ओ रघु। रघु, जी आया साहब। श्रीपत हंसकर, कुछ क्षण ही बीते हैं मुझे यहाँ आए और कितनी जल्दी तुम्हारे नौकर का नाम मुझे याद हो गया दीदी। अंजलि, क्या करेगा नौकर चाय का पानी गर्म करके, फिर ठंडा हो जाएगा। तुम स्नान तो कर लो। श्रीपत, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नान आदि की आवश्यकता हो। जरा गरम गरम चाय का एक कप पिलाओ, जान में जान आए, सान की भी देखी जाएगी। अंजलि घड़ी की ओर देखते हुए खींचकर, अरे मैं कहती हूँ नाश्ते का समय कब का हो गया और तुम होगी। श्रीपत, यही तो मैं कहता हूँ दीदी, बस झटपट नाश्ता कर लिया जाए। सब लोग मेरे लिए क्यों बैठे रहें? भाई आप सब तो नहाकर बैठे हैं, मैं नहाकर ना बैठा सही। क्यों जीजा जी, आपको कोई आपत्ति है? वकील साहब अंजलि की ओर देखकर और खंकार कर, मुझे मुझे भाई वो श्रीपत, और अन्नो तुम्हें? अनीमा अंजलि की ओर देखकर झिझकते हुए, मैं वो श्रीपत, जी तो लाइए चाय पी जाए। मुझे आप सबकी कसम सचमुच बड़े जोरों की भूख लगी है यार। टोस्ट और बिस्कुट उठाकर खाते हुए, और नहाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरी आदत है कि या तो मैं नहाता नहीं, और नहाता हूँ तो महीनों की कसर एक ही दिन में निकाल देता हूँ। आप सब लोग बैठे रहेंगे मेरे लिए खामखा। वकील साहब रघु से, जो इस संभाषण में चुपके से आकर हाथ बांधे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है, रघु तनिक चाय का पानी और लाओ, गरम गरम, ये तो ठंडा हो गया। श्रीपत, और फिर मैं सोचता हूँ गरम चाय पीने से जितना पसीना निकलना है निकल जाए, इसके बाद स्नान करूँ, इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नाश्ता किया करता हूँ। चाय तो खूब गरम है जीजा जी। रघु दूसरा पानी अलग टी पॉट में लाओ भाई। रघु जाता है। श्रीपत वकील साहब के प्याले में चाय डालता है। जीजा जी आप दूध तो ज़्यादा नहीं लेते? दूध डालता है। और चीनी कितनी जीजा जी? अंजलि आगे बढ़कर क्रोध से, श्रीपत तुम्हें टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं? हटो हटो, मैं बनाती हूँ चाय। श्रीपत, ना दीदी, चाय तो मैं अपनी सदा आप बनाता हूँ, तुम्हारी कसम। दूसरा कोई काम स्वयं नहीं करता, पर चाय मैंने सोच रखा है कि या तो मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं ही। अंजलि भाभी के आने की संभावना ही से जो प्रसन्न हो जाती है। तुम करो भी शादी, लड़कियां तो सहस्त्रों। श्रीपत चाय की चुस्की लेकर, अरे दीदी, विवाह की कल्पना में जो आनंद है वे विवाह में कहाँ। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, जीजा जी से पूछ लो। क्यों, इन्हें क्या? वकील साहब, नहीं भाई मैं तो। श्रीपत, वाह जीजा जी वाह, आपको अपनी कसम। भगवान को साक्षी जानकर कहिए, विवाह की कल्पना में अधिक आनंद है या विवाह में? याद है ना, मैं अंजू दीदी की सगाई के संबंध में आपसे मिलने आया था। कितना हंसते थे आप, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहां जी चाहे जाते थे। और अब इतनी देर से बैठे हैं आप, लेकिन आपकी कसम एक भी ठहाका भी तो नहीं लगाया आपने। आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं, हालांकि अभी आप तो भी नहीं बने।
जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बुढ़ा हो गया। वकील तो यौवन प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजा जी, आपके विवाह ने आपको बुढ़ा बना दिया है। और क्यों जीजा जी, अपना वचन तो आप नहीं भूले ना? पिछली बार जब मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फिर दिलकश होटल में। अरे जीजा जी सुनिए तो। वकील साहब घबराकर। श्रीपत कुछ और ना कह दे, प्याला हाथी में लिए उठ खड़े होते हैं और वकील साहब कहते हैं, लो भाई, मुझे तो देर हो रही है, एक मामला जरूरी है। मैं लंच पर आने का प्रयास करूंगा, उसे निपटाकर मेरी प्रतीक्षा करना। हाथ के प्याले को एक ही घूंट में समाप्त कर कर मेज पर रखते हुए चले जाते हैं। अंजलि, हैट तो अपना लेते जाइए, उनके पीछे पीछे जाती है। श्रीपत चाय का दूसरा प्याला बनाता हुआ गुनगुनाना आरंभ कर देता है। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। श्रीपत गुनगुना रहा है जब रघु दूसरा टीपॉट लाता है, उसे मेज पर रखकर चला जाता है। अनीमा उसमें से अपना प्याला बनाती है। अनीमा अपने प्याले में चाय डालते हुए, मैं पूछती हूँ, क्या आप किसी प्रकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते? श्रीपत हंसकर, किसी प्रकार के भी नहीं। शिष्टाचार विवाह का, या यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपका विवाह हुआ और इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। ये आपकी सांस है, इनके सामने सिर नीचा किए शिष्टता से यूं मुस्कुराओ मानो आपके सब दांत झड़ गए हों। ये आपकी सलज है, इनके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी 32 मोतियों की है। ये आपकी पत्नी है, आचार व्यवहार सदाचार और शिष्टता की मौसी। मेरे विचार में आचार व्यवहार के सभी नियम उपनियम विवाहित लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है, इसलिए मैं विवाह की कल्पना ही करता हूँ, उनके बंधन में नहीं फंसता। क्यों अन्नो, क्या तुम भी शादी वादी करना चाहती हो, या तुम्हें भी मेरी तरह विवाह के स्वप्न देखना ही पसंद है? अंजलि वापस आते हुए तनिक क्रोध से, चलो अनीमा, चलकर ड्राइंग रूम में बैठे। चाय पी ली तुमने? अनीमा प्याले को एक ही घूंट में समाप्त कर देती है। नौकर को आवाज देकर, रघु रघु। जी आया जी। अंजलि, रघु ये सब उठाकर ले जा, और मैं कहती हूँ मेज को भली भांति साफ कर दे। सारी चादर खराब कर दी तुमने श्रीपत, तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो गए। नीरज अपनी मेज पर खाना खाता है, लेकिन मजाल है जो कभी मेज पोश खराब हुआ हो, और तुम ऐसे हो कि। श्रीपत, मैं कहता हूं दीदी, तुम अवश्य सेना में भर्ती हो जाओ। गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों की मटियामेट कर दी है। अंजलि, हटो और ये प्याला अब खत्म करो, इस गरीब को दूसरे भी काम देखने हैं। देखो घड़ी में क्या समय होने को आया है। चलो आओ, उधर ड्राइंग रूम में चलकर बैठें, यहाँ रघु सफाई करेगा। श्रीपत, तुम चलो, मैं जरा यहीं आराम करूंगा। गरम गरम चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी सरसराहट पैदा कर रही है। तुम्हारी कसम, मैं तो यहाँ से उठकर जन्नत में भी ना जाऊं। अंजलि, हम तो जाते हैं, तुम बैठो यहाँ जितनी देर तुम्हारी इच्छा। रघु सामान उठाकर चला जाता है। श्रीपत कुर्ते की जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखता है, परंतु दिया सलाई कदाचित उसके पास नहीं। पुनः जेब टटोलता है, फिर रघु को आवाज देने वाला होता है कि नीरज अपने कमरे के दरवाजे में प्रवेश करता है। नीरज 10-11 वर्ष का बच्चा है, नीली बुरशट और श्वेत निक्कर पहने, सुंदर सुकुमार और सुसंस्कृत, परंतु मुखाकृति उसकी गंभीर है। बाल सुलभ चंचलता का वहाँ सर्वथा अभाव है। उसकी चाल उस बछड़े की सी है जिसमें लगाम के साथ समझौता कर लिया है। नीरज, मामा जी नमस्ते। श्रीपत,
आहा, भांजे साहब हैं। नमस्ते नमस्ते। कहो नीरू बेटे, नीरज ही हो ना तुम? जी मामा जी। अपने मामा जी के लिए दिया सलाई की डिबिया तो लाओ बेटा। अभी लाया मामा जी। श्रीपत उसे गोद से उतार देता है। वह दिया सलाई की डिबिया लेने भाग जाता है। श्रीपत फिर कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज पर रख लेता है, जिसे अभी रघु साफ करके गया है, और कुर्सी पर झूलता हुआ गुनगुनाता है। लट उलझी सुलझा जा रे पालम, माथे की बिंदिया बिसर गई है मोरी, अपने हाथ लगा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। नीरज दिया सलाई की डिबिया लेकर आता है। कुछ क्षण खड़ा गाना सुनता है, फिर आगे बढ़ता है। लीजिए मामा जी। लाओ बेटे लाओ। नीरज दिया सलाई देकर आदर से एक और खड़ा हो जाता है। श्रीपत वैसे ही टांगे मेज पर रखे दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगाता है और बड़े आराम से कश खींचता है। नीरज पूर्ववत आदर से, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखा करते। सहसा श्रीपत की टांगे नीचे आ जाती है। फिर वे तनिक चौंक कर नीरज की ओर देखता है और अनायास ठहाका मारता है। श्रीपत फिर टांगे उसी प्रकार मेज पर रखते हुए, किसने कहा तुमसे? मम्मी कहा करती है मामा जी। वह तुम्हारे लिए कहती होंगी बेटा, तुम अभी बच्चे हो ना। जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। कहो, किस श्रेणी में पढ़ते हो? 5वीं में मामा जी। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपत, अच्छा भाई, डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? मम्मी ने मामा जी। तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? मैं तो मामा जी। ये तुम्हें हर वाक्य के साथ मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी कहना किसने सिखाया? मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से। तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर। इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रोब से बात किया करो। और मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। पर कप्तान? क्रिकेट का कप्तान? क्रिकेट खेलते हो? जी, मम्मी कहती है बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। तो फिर बन चुके तुम क्रिकेट के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? 2 घंटे। और कितना पढ़ते हो? 6 घंटे। 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। जी, मैं पास कैसे होऊंगा? अरे, पास होने के लिए प्रतिदिन नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफी है। और फिर तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट का कप्तान बनना? कप्तान मामा जी। श्रीपत, तो जाओ, रोज 2 घंटे जमकर पढ़ो और 6 घंटे डटकर खेला करो। तुम्हारे मामा दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या, संसार में नाम पाओगे, नाम। नीरज गदगद होकर मामा जी बढ़कर श्रीपत से लिपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज नीरज। नीरज, जी मम्मी। अंजलि, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो अपने कमरे में, पढ़ने का समय हो गया है। अभी तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले होंगे। काम कर लिया ना कल का तुमने? मम्मी, मैं तो खेलूंगा। अंजलि क्रोध से, क्या? चलो नीरू बेटे। नीरज, 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। नीरज, क्या कहते हो? चलो बेटा, तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं। मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध को बरबस रोककर नरमी के साथ, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर। तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज, मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अंजलि क्रोध को रोक सकने में असफल होकर, चल चल, बन लिया क्रिकेट का कप्तान, अब चलकर पढ़।
मास्टर साहब के आने का समय हो गया है, समझा? उसे कान से खींचती हुई ले जाना चाहती है। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो नीरू बेटे के कान उखेड़ दोगी। अंजलि क्रोध से, चुप रहो श्रीपत। तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए? ना काम के ना काज के, अढ़ाई सेर अनाज के। बिफरी हुई चली जाती है और जाते जाते मेज पर से दिया सलाई की डिबिया उठा ली जाती है। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर हो जाना चाहिए। हंसता हुआ फिर कुर्सी पर आ बैठता है। पहला सिगरेट निकालता है, परंतु डिबिया तो अंजलि जाते जाते साथ ले गई है, इसलिए यूं ही जेबे टटोल कर रह जाता है अपने आप से। पनाह है दीदी से भी। दिया सलाई की डिबिया ही जाते जाते उठा कर ले गई। टांगे मेज पर रख लेता है और नौकर को आवाज देता है, रघु, रघु। रघु दूर से ही, जी आया। जी साहब। दिया सलाई की डिबिया ले आओ भाई। बहुत अच्छा साहब। रघु चला जाता है। श्रीपत गुनगुनाता है। श्रीपत के गाने के मध्य पर्दा गिर जाता है। क्षण भर तक गाने की ध्वनि आती रहती है। इसके बाद निस्तब्धता छा जाती है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत डाइनिंग टेबल पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर का तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं कि वे टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरे घुटने पर है, परंतु दोनों टांगे एक ओर को झुकी हुई हैं और पृथक हुआ चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा फिर गिर जाता है। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। क्लॉक में 3 बज चुके हैं। श्रीपत पूर्ववत सोया हुआ है, किंतु सिर के नीचे की चादर फर्श पर पड़ी है और पांव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। ड्राइंग रूम से अंजलि और वकील साहब के बातें करने की आवाज़ आती है। अंजलि, आइए आइए, अब दिखाऊं श्रीपत को? डाइनिंग टेबल पर सोया हुआ है। वकील साहब, डाइनिंग टेबल पर? तुम क्या कह रही हो? हाँ, डाइनिंग टेबल पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि प्रातः उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब यदि बहाना ना बनाती तो लंच को 4 बज जाते। वकील साहब, अरे भाई, तो इसे जगाया नहीं तुमने? अंजलि, जगाऊं? बेजारी से सिर हिलाती है। मैंने 3 बार जगाने का प्रयास किया। एक बार करके सो गया, दूसरी बार केवल करवट बदली, तीसरी बार कंधों को झंझोरा तो बोला, दीदी सो लेने दो, रात भर का जगा हुआ हूं। 3rd क्लास में यात्रा की है, पल भर को भी आंख नहीं लगी। 3rd क्लास में? क्यों भाई? अंजलि, और हमारे नौकर तक इंटर क्लास में जाते हैं। वकील साहब, 2nd या इंटर में शायद स्थान न मिला हो। देखो तो कैसे सो रहा है, कोई तकिया ही रख दिया होता इसके सिराने। अंजलि, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं, देखती हूं कि न चादर है न तकिया, और वे अचकन और पायजामा जिसका जिक्र बड़े तमतराक से हो रहा था गायब है। वकील साहब, लेटे हुए श्रीपत की ओर स्नेह तथा दया भरी दृष्टि से देखते हुए, अपने तकिए तो थे। अंजलि, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी तकिया बनाकर सिराने, शायद करवट लेते समय गिर गई। ये देखिए पड़ी है ना। वकील साहब मेज के पास श्रीपत को जगाते हुए, श्रीपत, श्रीपत, श्रीपत उठो भाई। श्रीपत पहले करवट बदलता है, फिर एक लंबी करता है, फिर जमाई लेकर उठ बैठता है। श्रीपत उल्टे हाथ से आंखें मलते हुए, ओह जीजा जी हैं, कहिए आ गए आप? मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। अंजलि मुंह बनाते हुए, कुछ पल के लिए? पता भी है क्या टाइम हो गया है? 3 बज चुके हैं। ड्राइंग रूम में खाना खाया तुम्हारे कारण,
यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए थे। श्रीपत, सोचता था नाश्ता करके जरा आराम के साथ 2-1 सिगरेट सुलगाऊंगा, किंतु ज्यों ही मेज पर टांग पसार कर सिगरेट पीने के मूड में बैठा कि नींद आ गई। आपकी कसम जीजाजी, वहीं कुर्सी पर नींद आ गई। और सिगरेट। अपने आसपास देखता है। सिगरेट सिगरेट, वह देखिए पड़ा है, जरा उठाना दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपत की ओर देखती है। अरे दीदी, ये कोई सांप तो नहीं है जो तुम्हें काट खाएगा। अंजलि नहीं हिलती। श्रीपत नौकर को आवाज देता है, रघु, रघु। जी आया। जरा दिया सलाई की डिबिया लाना भाई। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपत को देते हैं। रात वास्तव में जीजाजी क्षण भर के लिए भी आंख नहीं लगी। कुर्सी पर बैठा कि ऊँग गया। वकील साहब, लेकिन तुम तो मेज पर। श्रीपत, ये कमबख्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियां, जरा ऊँग में एक और को झुका कि उलट गया। वकील साहब, लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते। रघु, यह लीजिए दिया सलाई की डिबिया साहब। श्रीपत वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाते हुए, लेकिन मैं इस मेज पर कैसे सो गया यह मुझे स्वयं मालूम नहीं। शायद कुर्सी से गिरने पर नींद की झोंक में। अंजलि कटुता से, अच्छी जगह निकाली तुमने सोने के लिए। श्रीपत, अब मैं वास्तव में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को लीडर लिखते लिखाते देर हो जाती, कसम तुम्हारी, पंखे के नीचे वहीं मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आँख खुलती तो 12 बजे की शिफ्ट काम पर आ चुकी होती। मैंने आदेश दे रखा था चपरासियों को कि मुझे सोते में कदापि न जगाया जाए। अंजलि, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त खुर्री मेज पर? श्रीपत हंसते हुए, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गदेलों पर नींद ना आती थी और हम खुर्री चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी, और हमारे कानों के पास यदि ढोल भी बजते तो हमें खबर ना होती। तुम्हारी कसम, मैं तो थर्ड में भी सो जाता, पर भीड़ कमबख्त इतनी थी कि एक बार जाकर सो बैठा तो उठकर कमर तक सीधी ना कर सका। अंजलि, लेकिन ऐसी भी क्या विपत पड़ गई कि सेकंड छोड़ थर्ड में यात्रा करने लगे? नाना जी का दिया क्या? क्या बताऊं दीदी, चला तो सेकंड में ही था, पर मेरे डिब्बे में तो घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। दोनों यूरोपियन, शायद अंग्रेज। मुझसे तो क्या बोलते, 12 घंटे की यात्रा में कमबख्तों ने आपस में भी नज़र तक ना मिलाई। मैं तो ऊब गया वहाँ बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, न जाने वे कौन सा स्टेशन था, छोटा सा, किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या कहूँ दीदी, कैसी छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजाजी, भला की सुंदर थी वह लड़की। नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने, पीला और बीमार, जिसे खाने की वेला का इतना ध्यान रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की थी, कुंदन की भांति दमकता हुआ रंग और यौवन का उभार। कसम आपकी जीजाजी, पुर पर जाई हुई नदी का ज्वार। जोश में मेज से नीचे उतर जाता है। अंजलि इस अश्लील बातचीत में अपने पति की दिलचस्पी देखकर जिसके तेवर चढ़ जाते हैं, क्रोध से, मैं पूछती हूँ कि आप श्रीपत की गंदी बातें ही सुनते रहेंगे या आराम भी करेंगे? खाना खाया है, अब आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा। हाँ भाई, चलो चलो। श्रीपत ठहाका लगाता है। वाह वाह जीजाजी वाह, आप पर भी अंजू दीदी का जादू चल गया। अजी साहब, यदि आपका जी बातें सुनने को करता है तो बातें सुनिए, सोने को चाहता है तो सोइए। अंजलि, चलिए, मैं कहती हूँ, इसकी बातें कभी खत्म ना होगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि आराम की वेला आराम करना चाहिए। अरे दीदी,
कभी समय नियत करके भी आराम किया जा सकता है। आराम किया जाता है जब आराम को जी चाहे। जीजा जी के सोने का समय है और मैं सोकर उठा हूं। सुलाकर देख लो हमें, साथ साथ कौन अधिक सोता है। अंजलि, अच्छा भाई, हम चलते हैं। तुम उठो और नहाकर खाना खा लो। आराम का समय है, नौकर भी कुछ आराम कर ले। आप क्या खड़े हैं, चलिए। वकील साहब, तुम बिस्तर बिछवा दो अंजो, मैं आता हूं। बिस्तर तैयार है, चलिए यहां से। वकील है ना आखिर, तो पंखा रखवा दो और रघु से कहना कि खस की टाट पर तनिक पानी छिड़क दे। कमरा ठंडा ना हुआ तो मुझे नींद ना आएगी। अंजलि जाते हुए, जल्दी आ जाइएगा, फिर आपको जाना होगा ना 4 बजे। श्रीपत बढ़कर वकील साहब के कंधे को थपथपाते हुए, मैं कहता हूँ, क्या हो गया जीजा जी आपको? आपकी कसम, आप तो बिल्कुल बदल गए। क्या तिलांजलि दे दी जीवन के रस रंग को आपने? वकील साहब दीर्घ निश्वास भरते हुए कंधे झटकाकर, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। श्रीपत, समझौता ही किया है ना आपने? समझौता अवश्य करना चाहिए। तो फिर दिलकशा के वचन का क्या रहा? एक सांस तो गुजारी जाए वहां। आज मेरे चंद्र मित्र आ रहे हैं वहां शाम को। नहीं भाई, मैंने तो, अरे जीजा जी, आप मुझसे ना उड़िए। फौजदारी के वकील और पारसाई, मुझसे समझौता नहीं हो सकता। इतने वर्षों के बाद भेंट हुई है आपसे। लेकिन भाई अंजू, उसे आप समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। वकील साहब कुछ और समीप होकर भेद भरे स्वर में, लेकिन भाई, उस लड़की का क्या हुआ? किस लड़की का जीजा जी? अरे भाई, वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली थी और जिसके लिए तुम 3rd के डिब्बे में। अरे जीजा जी, बस तो जब मैंने उसे देखा, अपना डिब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में जा सवार हुआ। अंजलि हाथ में एक श्वेत चादर लिए आती है। अंजलि चादर मेज पर बिछाते हुए, आप अभी तक यही बातें कर रहे हैं? मैं कहती हूँ चलकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना भी होगा। और वकील घबराकर, हाँ हाँ, अरे भाई चलो चलो चलो। दोनों चले जाते हैं। श्रीपत अपने आप हंसता है। इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, मशीन के पुर्जे। कुछ घसीट कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रख लेता है। मुन्नी प्रवेश करती है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए, कब से बड़ा ठंडा हो रहा है। श्रीपत, आप मेरा मतलब है कि आपसे मेरा परिचय नहीं। आइए बैठिए कुर्सी पर। जी मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। और मैं समझा तुम अंजू दीदी की कोई ननद वनद हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मुझे मुन्नी कहकर पुकारते हैं। अरे मुन्नी तो नन्नी मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी अब नन्नी मुन्नी नहीं रही हो। आओ जरा बैठो। टांगे मेज के नीचे रख लेता है। मेज पर कोनियां टिकाकर मुंह हथेलियों पर रख लेता है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। अजी खाने का क्या है, खाए लेते हैं। तुम जरा बैठो। आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। श्रीपत, आराम का समय? कसम तुम्हारी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इस घर में जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी नपे तुले समय में आराम भी किया जा सकता है कभी। यदि मुझसे कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारे सोने का समय है, सो जाओ ताकि 2 बजे तक उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी ना हो। मेरे कानों में 1 ही बजे 2 बजने लगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम्हें बंधे समय का ये आराम पसंद है? जी मैं, अरे, और हमारे घर में किसी प्रकार का बंधन नहीं। वास्तव में, भाई वास्तव में स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के मस्तिष्क को जकड़ कर रखा है। वे थे भी डिक्टेटर, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे।
हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर देखो, कितनी स्वतंत्रता है वहां। दिन के हर समय तुम्हें वहां कोई ना कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। अरे भाई, जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों ना सोए। जी आप खाना खा लीजिए। मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी, मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेंगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूंगा। जी आपकी कृपा है, आप खाना। अंजलि ड्राइंग रूम में। मुन्नी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें सांझ के समय नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज लंच ही को इतनी देर हो गई है। मेम साहब, मैं साहब को खाना। तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। मुन्नी, आप आराम कीजिए मेम साहब। अंजलि, मैं जो कहती हूँ, तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ खाना। बहुत अच्छा मेम साहब। अंजलि, सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया श्रीपत, मेरी नौकरानी पर ही डोरी डालने लगे। अरे दीदी, नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है। मेरी कसम, इसे भेज दो मेरे साथ। अरे शर्म तो नहीं आती श्रीपत तुमको? ना बहन का ख्याल, ना बहनोई का, ना सदाचार, ना शिष्टता। यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि स्वर्गीय नाना जी ने मुझे गोद ले लिया। नहीं श्रीपत, तुम्हें स्वर्गीय नाना जी की कसम दीदी, इस नौकरानी को मेरे साथ भेज दो। अंजलि चिढ़कर, उठो श्रीपत, अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गवाकर। चलो उठो, नहा लो। नहीं नहाते तो मुंह हाथ धो लो। ना मानो दीदी, ऐसी बनी सवरी नौकरानी रखोगी तो जीजाजी कभी दिल दे बैठेंगे। आदमी है ना आखिर बेचारे। अंजलि, अच्छा उठो यहां से, मेज की चादर तो बदल दूं। अभी बदल कर गई थी कि तुमने फिर जूते टिका दिए इस पर। मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि डाइनिंग टेबल की चादर पर जूते नहीं रखे जाते, और चादर मेज पर बिछाने के काम आती है, तकिया बनाने के नहीं। उठो, मैं लाती हूँ नई चादर। तुम इतने में तैयार हो जाओ श्रीपत। श्रीपत उठो। चादर उठाकर चली जाती है। श्रीपत फिर मेज पर टांग रख लेता है और गुनगुनाता है, उम्मीद तो बंध जाती है, तस्कीन तो हो जाती है, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। अपने मामा को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पांव आता है। नीरज सरगोशी में, मामा जी। आओ बेटे आओ, क्या समय पर आए हो? सुनो, हम गा रहे हैं। नाकामे तमन्ना दिल पर सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना? आप तो बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। बस बेटे, नहीं तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदले गवैये बनो। मामा जी, आप सोए नहीं? अभी सोकर उठा हूं यार। मैं सोया था पर नींद नहीं आई। मामा जी, आप तनिक मम्मी से कहिए मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दे। श्रीपत उसे गोद में उठाते हुए, मैं अवश्य कहूँगा, तुम्हारी कसम, मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूंगा, बैट, विकेट, बॉल, सब। तुम प्रतिदिन खेलना और अपने इन मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना? याद रखोगे ना अपने मामा जी को? जी मामा जी। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज, नीरज तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे तो सोने का समय है ना, तुम सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आती मम्मी। चलकर लेट, आ जाएगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि नींद ना आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। और श्रीपत, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? अरे जाओ, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो यदि नहीं नहाना है, नहीं तो मुंह हाथ धो डालो, मैं खाना लाती हूँ। मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं दीदी। तो फिर क्या खाओगे? चाट, चटपटी मसालेदार। तभी खोजे वाले की आवाज आती है, चाट, चटपटी मसालेदार चाट, पानी के बताशे, दही बड़े।
श्रीपत, मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा। खोचे वाला दही बड़े। श्रीपत, क्यों नीरज, खाओगे दही बड़े? नीरज चुप। श्रीपत, आओ भाई तुम्हें दही बड़े खिलाएं। ड्राइंग रूम के दरवाजे में जाकर आवाज देता है, ओ चाट वाले, अरे ला इधर दही बड़े और चाट। नीरज, मम्मी। अंजलि का आंचल थाम लेता है। अंजलि उसका हाथ झटक देती है। श्रीपत मुड़कर, अरे दीदी, इस कोप दृष्टि से बच्चे की ओर क्यों देख रही हो? मैं कहता हूं सब खाएंगे दही बड़े। फिर मुड़कर जोर से आवाज देता है, ओ दही बड़े वाले, ओ भाई इधर आओ, दही बड़े और पानी के बताशे लगाओ। अंजलि, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। अरे यदि तुमने बचपन ही में इसका पेट ऐसा कमजोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी, बड़े होते ना होते अवश्य खराब होकर रहेगा। अंजलि, मैं पूछती हूँ, दही बड़े भी कोई खाने की चीज है? श्रीपत, उसके पास पानी के बताशे और बूंदी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। रघु, ओ रघु। जी साहब। जी। श्रीपत, खोचे वाला बैठा है बाहर, उसे पानी के बताशे और दही बड़े ले आओ। आओ दीदी, उड़ाएं दो दो। अरे रघु, और सुनो, मूंगी के लड्डू भी ले आना अंजो दीदी के लिए। अंजलि, मुझे नहीं खाने मूंगी के लड्डू और पानी के बताशे। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि चाट सख्त बुरी चीज है। अरे दीदी, कभी कभी बुरी बात भी कर कर देख लेनी चाहिए। बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता। जिस प्रकार सुंदर बच्चों को कुदृष्टि से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, उसी प्रकार अपनी भलाई को बुरी दृष्टि से बचाने के हेतु मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूं। तभी तो आज भी मेरी भलाई। अंजलि व्यंग्य से, भलाई? तिक्त मुस्कान उसके होठों पर फैल जाती है। क्या बात है तुम्हारी भलाई की, तुम्ही को मुबारक हो ये भलाई। वकील साहब दरवाजे से झांकते हैं। भाई क्या बात है, झगड़ क्यों रहे हो? मैं तो सो ही गया था अंजो, तुम्हारे जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी तो चला आया। अंजलि, देखिए ना, श्रीपत नीरज को दही बड़े खिला रहा है। श्रीपत, आइए जीजा जी, दही बड़े बिकने आए हैं, पानी के बताशे हैं और चाट। आइए आइए, आप भी कुछ। वकील साहब, भाई मैंने तो 6 वर्ष से कभी चाट को मुंह नहीं लगाया। अनीमा हंसती हुई प्रवेश करती है। हाँ हाँ भाई, मात्र 2 ने देखे हैं। श्रीपत, भाई क्या खूब अवसर पर आई हो अन्नो, तुम्हारी कसम दही बड़े आए हैं, फर्स्ट क्लास। जीजा जी ने भी 6 वर्ष से चक्कर नहीं देखे, और मुझे भी भगवान झूठ ना बुलवाए, वर्षों हो गए हैं उनकी सूरत देखे। आओ बैठो। रघु, अब ले भी आ दही बड़े यार। अनीमा, मैं नहीं खाती दही बड़े। बाहर से कुल्फी वाले का स्वर आता है। कुल्फी वाला, कुल्फी ले लो कुल्फी। श्रीपत, लो कुल्फी खाओ, तुम्हारी कसम, कुल्फी हो फिर ऊपर से मलाई वाली हो तो और क्या चाहिए। जोर से रघु को आवाज देता है, रघु बिठाइयो कुल्फी वाले को। किसी ने कहा है, भिन्नता जीवन के लिए रस का काम देती है। तो आए, जो चाहे कुल्फी खाए, जो चाहे दही बड़े, और जो चाहे पानी के बताशे और चाट। सहसा वकील की ओर मुड़कर, कहिए जीजा जी क्या खाएंगे? रुकिए नहीं, हाँ हाँ अरे जी कह दीजिए। रघु एक बड़े थाल में सभी चीजों की प्लेट रखकर ले आता है। श्रीपत उससे लेकर रखता है। वकील साहब प्रकट उदासीनता से, मैं पानी के बताशे ही ले लूंगा। श्रीपत, तुम नीरज क्या लोगे? मैं तो कुल्फी लूंगा। अंजलि, फिर पड़े रहोगे बीमार पेचिस से कई दिन। श्रीपत अंजू की बात को सुनी अनसुनी करके,
और तुम अंजो? अनीमा, मैं मूंगी के लड्डू लूंगी। श्रीपत, अरे भाई मुन्नी और दूसरे नौकरों को भी बुलवा लो। इस घर में तो उन्हें भी युग बीत गए होंगे इन चीजों की शक्ल देखे। सहसा अंजू की ओर मुड़कर, कहो दीदी, तुम कुल्फी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू, चाट या सभी चीजें? अंजलि जलकर लगभग चीखते हुए, अरे श्रीपत, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की भांति। दूसरे वे जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बों की भांति। और तीसरे वे जो ना आप चलते हैं ना दूसरों को चलने देते हैं, ब्रेक की भांति। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। श्रीपत गगनभेदी ठहाका लगाते हैं, वाह दीदी वाह, लाख रुपए की बात कही है। थाल से कुल्फी की प्लेट उठाता है, लो इसी बात पर कुल्फी खाओ। मैं नहीं खाती कुल्फी। लो नीरज, तुम लो कुल्फी। दीदी पानी के बताशे लेगी। ट्रे से पानी के बताशे की तस्तरी लेकर, लो दीदी, लो ना पानी के बताशे। मुझे नहीं चाहिए पानी के बताशे। श्रीपत, लीजिए जीजाजी, आप पानी के बताशे। दीदी मूंगी के लड्डू लेगी। ट्रे से मूंगी के लड्डू उठाकर, लो दीदी, लो ना मूंगी के लड्डू। अंजलि, रखो ये मूंगी के लड्डू अपने ही पास, मैं इनके बिना भली। श्रीपत अंजलि की चिड़चिड़ाहट की ओर ध्यान दिए बिना, लो अन्नो, तुम लो ये मूंगी के लड्डू। दीदी का जी वास्तव में दही बड़े खाने को हो रहा है। दही के बड़े उठाता है, लो दीदी दही बड़े, मसाला भी देखो कैसा चटपटा है। अंजलि क्रोध से चिल्लाकर, श्रीपत तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीपत, तुम्हारी इच्छा दीदी, दही बड़े फिर हम ही खाए लेते हैं। दही बड़ा मुंह में रख लेता है। अंजलि अपने पति से, मैं कहती हूं आप मस्त होकर पानी के बताशे उड़ा रहे हैं, कुछ ध्यान भी है? अभी समय क्या हो गया है? 4 बजने को है। श्रीपत चौंक कर, क्या कहा? 4 बजने को है? दही बड़े की तस्तरी खट से रख देता है। मेरा कुर्ता कहाँ है दीदी? जल्दी जल्दी कुर्ता कुर्सी से उठाकर पहनता है। वकील साहब, क्यों भाई, क्या बात है? श्रीपत, मुझे 4 बजे दिलकशा पहुंचना है, मेरे मित्र वहां पहुंच रहे हैं। रघु मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा मार्ग में ही पकड़ लेंगे। दूसरा दही बड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। रघु चला जाता है। अंजलि, पर बिस्तर का क्या करोगे? श्रीपत, उधर ही से स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा दीदी, 7 बजे की गाड़ी चढ़ना है मुझे। अंजलि, बिस्तर तो मैंने खोल दिया। अच्छा तो रघु के हाथ भिजवा देना दिलकशा होटल में। अंजलि, गंदा था, पानी के टब में पड़ा है। श्रीपत ठहाका लगाता है, अरे दीदी, खैर जब धुल जाए तब भिजवा देना, अब तो मैं चलता हूं। अंजलि, मुझे क्या मालूम था कि तुम आंधी की भांति आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। श्रीपत हंसता है, भगवान ने चाहा तो मैं फिर आऊंगा। अरे दीदी, और धूल की तरह टिक कर बैठूंगा, नमस्कार। हंसता हुआ दोनों हाथ मस्तक तक ले जाता है। अंजलि, अरे तो रघु कहाँ है? उसे कहो तो तांगा लाए। आंगन के दरवाजे से निकल जाती है। वकील साहब श्रीपत को एक ओर ले जाते हैं। वकील साहब उसके कंधे को एक हाथ से थपथपाते हुए सरगोशी में, क्यों भाई, सचमुच जा रहे हो? श्रीपत सरगोशी में, अरे जीजा जी, आज कौन जाता है? रात तो दिलकशा में कुछ आमोद प्रमोद रहेगा, कहिए चलिएगा। वकील साहब, अच्छा भाई, बड़े गुरु निकले तुम, और दही बड़े की प्लेट यूं खट से रख दी मेज पर जैसे बड़े लाट से मिलने जा रहे हो। और भी धीरे से, कहो कुछ वह भी। श्रीपत,
और अंजू दीदी समझती हैं बड़े बरखुरदार किस्म के पति हैं आप। वकील साहब, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है। तुम आ गए हो नहीं? अंजलि आते आते, लीजिए आ गया तांगा, खाली जा रहा था, आवाज देकर बुला लिया। वकील साहब, अंजो, मैं तनिक श्रीपत को स्टेशन तक पहुंचाऊं? हाँ, पर देर करके ना आइएगा। नीरज, मामा जी। श्रीपत, हम नीरज बेटे के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। दीदी, इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो, बड़ा होकर क्रिकेट का कप्तान बनेगा। अनिमा की ओर मुड़कर, अन्नो, मुद्दत के बाद मिले थे, लेकिन अब के फिर मिले तो आशा है तुम भी अंजो दीदी की भांति हमारे एक और जीजा जी को बांधे हुए होगी। स्वे ठाका मारते हैं। और अंजो दीदी, नमस्कार। दुआ है कि स्वर्गीय नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम भी देखो कि चाट आखिर कोई बुरी चीज नहीं है। चलिए जीजा जी। नीरज, मामा जी नमस्कार। लेकिन नीरज का स्वर रघु, मुन्नी और अन्नों के नमस्कार में डूब जाता है। श्रीपत वकील साहब के साथ सबसे नमस्कार का उत्तर देता हुआ निकल जाता है। नीरज प्रसन्नता से उछलकर, मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। अंजलि क्रोध से मुड़कर, चल हाथ धो और पुस्तकें लेकर बैठ। भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान। गणित के मास्टर साहब आने वाले होंगे। मम्मी। अंजलि, मैं कहती हूं चल। लेके बैठ गया कुल्फी खाने, जैसे कभी मिली ही ना हो कोई चीज खाने की। अंजो, तुम जरा इसके हाथ धुलाना और बैठाना इसे पढ़ने की मेज पर। कमरे में चारों ओर दृष्टि निपात करती है। क्या हाल हो गया चंद घंटों में कमरों का। नौकर को आवाज देती है, रघु, रघु। सिगरेट के एक टुकड़े को जो फर्श पर पड़ा सुलग रहा है, जाकर पांव से मसल कर बुझाती है। चंद दिन और रह जाता तो मैं सच ही जाकर सेना में भर्ती हो जाती। अभी चादर बदली थी और अभी गंदी कर दी। फिर चीख कर नौकर को आवाज देती है, रखो। जी मेम साहब। उठा ये सब चाट, दही बड़े और मूंगी के लड्डू, तुम और मुन्नी खा लेना। और ये मेज साफ कर, चादर लाकर बदलूं, चाय का समय हो गया। रघु चुपचाप सामान उठाने लगता है। अंजलि की दृष्टि घड़ी पर चली जाती है। चौंक कर, अरे ये घड़ी रुक गई। राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 वर्ष से नियमित रूप से इसे चाबी देती आ रही हूं। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। मेज को दीवार के साथ करके उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम। मेरा घर इसी घड़ी की भांति चलेगा, निरंतर। सांझ सवेरे घड़ी टिक टिक करने लगती है, टिक 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 टिक, और कोई चीज इस नियम को तोड़ ना सकेगी। सहसा घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है। अरे अरे, ये फिर रुक गई। रघु, रघु। रघु, जो सामान समेट कर जाने को होता है, अपनी मालकिन की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से ताकता है। अंजलि, घड़ी टूट गई रघु, शायद मैंने इसे ज्यादा चाबी दे दी। अंजलि दोनों हाथ उठाए परेशान सी मेज पर खड़ी है। अब पर्दा गिर जाता है। तो अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा हुआ नाटक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।